सहसंबंध का महत्व कि हम कोरिलेशन पढ़ रहे हैं, इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है नियमों तथा धारणाओं का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज एंड कॉन्सेप्ट। कि कोरिलेशन के अध्ययन से, कोरिलेशन की स्टडी से चरों के पारस्परिक संबंध की, उनके बीच में क्या रिलेशन है कि दिशा तथा मात्रा का ज्ञात होता है। किसका पता चलता है? दिशा का और मात्रा का पता चलता है जब हम कोरिलेशन की स्टडी करते हैं। और कोरिलेशन की स्टडी 2 वेरिएबल या उससे ज़्यादा हो सकती है, पर मैक्सिमम 2 ही होती है। तो उनके बीच में जब हम स्टडी करते हैं तो उनसे हमें क्या दिशा और तथा मात्रा का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, इसके रिजल्ट में ये मात्रा और ज्ञान अर्थशास्त्र के कई नियमों पर आधारित होता है, जैसे मांग तथा नियम, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की धारणा पर नियम निर्माण संभव हो सकता है। कि इन पर निर्माण संभव हो सकता है। कि फॉर की कोरिलेशन हमें कहाँ पर यूज़ होता है? नियम तथा धारणाओं का निर्माण करने में कोरिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, कारण तथा परिणाम, सहसंबंध गुणांक कई बार बोला इन्होंने, हर बार नहीं बोला, इम्पोर्टेंस है, थोड़ी बढ़ाई करनी पड़ती है। सहसंबंध गुणांक कई बार विभिन्न चरों, अलग अलग चरों में पाए जाने वाले कारण तथा परिणाम की किस कारण से और किस परिणाम से। कि एग्जाम्पल से समझो कि ए है और बी है, कि ए कारण है, बी परिणाम है। ठीक है, को स्पष्ट करता है। कौन स्पष्ट करता है कि ए कारण है और बी परिणाम है? ये कौन स्पष्ट करता है? कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध। इसके फलस्वरूप चरों के व्यवहारों यानी कि इन दोनों के व्यवहार को समझने में सहायता करता है। कौन सहायता करता है? कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध। ठीक है, बिजनेस डिसीजन लेने यानी कि एक बिजनेसमैन को फैसले लेने में कि उसका बिजनेस अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, कोरिलेशन उसकी मदद करता है। वो कैसे करता है? वो क्योंकि हम कोरिलेशन में 2 चीज़ों के स्टडी के बारे में पता लगाते हैं। अगर व्यापारी मांग तथा पूर्ति या फिर गेहूँ तथा चावल के क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, कोरिलेशन का ग्राफ देख ले उसका, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ, गेहूँ लेने में फ़ायदा है, नुकसान है। तो इस तरीके से बिज़नेस डिसीज़न लेने में भी बिजनेसमैन को मदद करता है कोरिलेशन, सहसंबंध। ठीक है, सहसंबंध विश्लेषण व्यापारिक व्यापारी निर्णय लेने में सहायक होता है। इसका कारण यह है कि एक चर में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति दूसरे चर में होने वाली अनुमानित परिवर्ती का अनुमान लगाना संभव हो जाता है। कि एक में क्या चेंज हुआ है तो दूसरा में क्या चेंज होगा। ठीक है, कोई ऐसे, क्योंकि 2 वेरिएबल में रिलेशन पाया जाता है, जैसे डिमांड तथा सप्लाई। नॉर्मल एक ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि डिमांड के बढ़ने से सप्लाई गिर जाती है या सप्लाई के बढ़ने से डिमांड गिर जाती है, तो इसमें संबंध है ना। तो इसके संबंध से पता चल जाता है कि हाँ, कि उसको प्रॉफिट होगा या फ़ायदा होगा, कि बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट ही तो देखेगा। इसके आधार पर व्यापारी अपने व्यापारिक निर्णय लेता है। तो इसलिए जो व्यापारी है वो अपने फैसले इन यहाँ पर लेता है। कोरिलेशन उसको मदद करता है। नीति निर्माण, नीतियाँ बनाने में भी सरकार जब नीतियाँ बनाती है तो कोरिलेशन देखती है। कोरिलेशन से उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, ये नीति अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी। तो कोरिलेशन यहाँ पर भी पॉलिसी बनाने में भी काफ़ी बढ़िया मदद करता है। कोरिलेशन नीति निर्माण में भी सहायक होता है। यदि सरकार को करों की दर यानी टैक्सेस रेट तथा करों के एकीकरण यानी कि में ऋणात्मक संबंध प्रकट होता है तो सरकार करों की दर कम करने की नीति अपनाती है। यानी कि सरकार कोरिलेशन की मदद से, कोरिलेशन के ग्राफ से या टेबल से समझ जाती है कि इस काम को करने, इस नीति को अप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, क्या फ़ायदा है इसको अप्लाई करने का, क्या नहीं है। तो इससे भी सरकार को भी कोरिलेशन का बेनिफिट होता है, महत्व उनके लिए भी बहुत ज़्यादा है। फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ कोरिलेशन। टाइप ऑफ कोरिलेशन में एक पॉजिटिव कोरिलेशन यानी कि
सहसंबंध के प्रकार, तो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक सहसंबंध और नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक सहसंबंध। जब दो चरों में परिवर्तन एक ही दिशा में, यानी कि एग्जाम्पल से समझो, एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा भी अगर बढ़े एकदम, और दूसरा फिर इसका देखो, ए अगर गिर रहा है तो बी भी गिरे, यानी कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़े, तो यानी कि एक साथ बढ़ रहे हैं, यानी कि एक ही प्रभाव पड़ रहा है एक का दूसरे पर। इसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन देख कहते हैं। इन्होंने इसे इस ग्राफ से समझा भी रखा है कि कैसे 10, 20, 30, 40, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अगर 10 था, 20 था, 30 था, 40 था, तो नीचे आने से बढ़ रहा है, तो ये भी नीचे आने से बढ़ रहा है, तो इसमें पॉजिटिव रिलेशन है। नेगेटिव में इसका उल्टा होता है, अगर ए बढ़ रहा है तो बी नीचे गिरेगा, और ए अगर नीचे गिर रहा है तो बी ऊपर होगा। ठीक है, इसमें पॉजिटिव उल्टा होता है। ठीक है, जैसे अब देखो 1, 2, 3, 4, 5 नीचे तो बढ़ रहा है, और ये देखो ये ऐसे उल्टा बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें है ना उल्टा और सीधा। तो नेगेटिव में क्या होता है, विपरीत, दो चर विपरीत दिशा की ओर होते हैं, इसे हम नेगेटिव कोरिलेशन यानी कि ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। सिंपल कोरिलेशन, जब केवल दो, जैसे ये, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल, ये छोड़ दो, ये मतलब ये जो ब्लैक लाइन है ये देखो मत, ये और दो, जैसे ये दो हैं। ठीक है, दो चरों के संबंध का ही अध्ययन किया जाए, केवल दो चरों के संबंध का ही अध्ययन, रिलेशन का ही अध्ययन किया जाए, उनके बारे में स्टडी की जाए। इन दोनों में एक प्रधान या स्वतंत्र हो, एक तो प्रधान हो या स्वतंत्र हो, ठीक है, और दूसरा क्या हो, गौण हो और निर्भर हो। किस पर निर्भर हो, पहले वाले पे निर्भर होएगा, और कुछ है ही नहीं यहाँ पर निर्भर करने के लिए। तो पहला क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए, और दूसरा गौण और निर्भर होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, सिंपल कोरिलेशन। और मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है, जिसमें बहुत सारे हों, जब तीन या तीन से अधिक चरों, जब जैसे कि एक टेबल थी, ये दो टेबल हो गई, अब इसमें तीन और कर दें तो एक ये वाली इस टाइप में। ठीक है, जब तीन या तीन से अधिक चरों के संबंध का एक साथ अध्ययन किया जाए तो उसे हम मल्टीपल कोरिलेशन यानी कि बहुमुखीय सहसंबंध कहते हैं। तो आगे हम डिग्री ऑफ कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध का परिणाम समझेंगे। तो इसमें मैं आपको इसको एक लाइन से समझाता हूँ कि सभी कवर हो जाएंगे एक साथ में। ठीक है, यहाँ पर आता है पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, सॉरी, यहाँ पर पॉजिटिव। आपको हमेशा याद रखना है कि आप जितने भी सम करोगे उसका एंड का रिजल्ट हमेशा जीरो मतलब 1 और -1 के बीच में ही आएगा। अगर 2 आ जाता है ना आपका आंसर तो गलत है। ठीक है, कोरिलेशन इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। जो फर्स्ट यानी कि पॉजिटिव है इसको हम कहते हैं पूर्ण धनात्मक यानी कि परफेक्ट पॉजिटिव। ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ। और परफेक्ट नेगेटिव क्या होगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, पूर्ण ऋणात्मक। अब क्या है इनकी लिमिट ऑफ डिग्री कहाँ कहाँ तक है, कि किस किस वाले को हाइपर माना जाएगा, किस किस वाले को लोअर। उसके लिए इन्होंने पहले ही एक फ्लो चार्ट बना रखा है कि कैसे, कौन सा परफेक्ट, कौन सा है पॉजिटिव 1, हाइपर हाईएस्ट उच्च कौन सा रहेगा जिसका आंसर 0.75 और 1 के बीच में होगा। यानी कि इसको मैं आपको इधर से समझाता हूँ कि 0.75 इन दोनों के बीच में काफ़ी नंबर आते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो आएगा वो हाई होगा। ठीक है, और मध्य किसको होगा, जो 0.225 और 0.775 के बीच में होगा वो मध्य होगा। और लोअर कौन सा होगा, जो 0 और 2.5 के बीच में होगा। यानी कि यहाँ पर 0.25 आएगा, फिर 0 आएगी इन दोनों के बीच में। ठीक है, और फिर 0 वाला आएगा, शून्य बिल्कुल। तो इसको डिग्री को आपको समझा रखा है, बस इसमें यही है कि हाइपर कौन सा है, पूर्ण परफेक्ट कौन सा है, बिल्कुल नेगेटिव वाला कौन सा है, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन, सहसंबंध को ज्ञात करने की विधि, कितनी विधि हैं, स्केटर डायग्राम के थ्रू हम ये रहा वो स्केटर डायग्राम, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, इस डायग्राम के थ्रू हम रिलेशन को, संबंध को प्रकट करें। ठीक है,
ग्राफ के थ्रू करें, और ये हम इसको तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इस मेथड को और इस मेथड को, इसमें मीन और स्टेप डेविएशन शॉर्टकट, ये मेथड आएंगे, इसको करेंगे हम, इसको भी करेंगे। एक बार इनको देख लेंगे आप शो स्कैटर डायग्राम को। स्कैटर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। ये इतने इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आपको ज़्यादा वो नहीं कर रहा। और ग्राफिकल को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इम्पोर्टेंट है ये वाले, इसको हम करेंगे बहुत अच्छे से।